जय हिंद साथियों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चुने गए डी.वाई. चंद्रचूड़, जो हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कल 9 नवंबर 2022 को शपथ ली। इन्होंने पूर्व न्यायाधीश यू ललित का स्थान लिया, जो हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। यू ललित 8 नवंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उन्हीं के बाद हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। यू ललित का कार्यकाल 27 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था, मतलब इसी वर्ष इन्होंने मुख्य न्यायाधीश हुए थे और 8 नवंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनका जन्म 9 नवंबर 1959 को बंबई में हुआ था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई। ये अपने पद पर 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे, मतलब इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। तो हम सबसे पहले इनके बारे में शुरू करते हैं और जो हमारे शुरू करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश या फिर कहोगे प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका जन्म 11 नवंबर 1959। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनको जो शपथ दिलाए वो कौन थे? हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ शपथ दिलाई? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाई और ये हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। अब जानते हैं ये इनका पद कब तक रहेगा। इनका ये अपने पद पर 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे। अपने पद पर 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। कार्यकाल कितने साल का होगा? 2 साल का कार्यकाल होगा। इन्होंने शपथ कब ली? ये यहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने शपथ ली कल 9 नवंबर
2022। कल 9 नवंबर 2022 को इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये जिनका स्थान लेंगे वो हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश, ये स्थान किनका लेंगे? जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश इस समय है यू ललित। यू ललित का ये स्थान लेंगे। यू ललित का अगर पूरा नाम देखें तो उदय उमेश ललित है। ठीक, ये हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने शपथ ली थी 27 अगस्त 2022 को और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 8 नवंबर 2022 को। तो इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 27 अगस्त 2022 को यह कार्यभार संभाला था। 27 अगस्त 2022 को अपना कार्यभार संभाला था और 8 नवंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इनका कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त हुआ और 9 नवंबर को हमारे देश के जो नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करने के बाद वो उच्चतम न्यायालय परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि आम जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। कृपया भरोसा रखें, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा, चाहे प्रौद्योगिकी हो या न्यायिक सुधार। मैं हर मामले में नागरिकों का ध्यान रखूंगा। इन्होंने इस बात को अपने शपथ ग्रहण समारोह में कहा। क्या कहा? मैं आम जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कृपया भरोसा रखें, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा, चाहे प्रौद्योगिकी हो या न्यायिक सुधार। मैं हर मामले में नागरिकों का ध्यान रखूंगा। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना बहुत बड़ा अवसर है और जिम्मेदारी भी। मैं न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से देश के नागरिकों के बीच विश्वास सुनिश्चित करूंगा। DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना बहुत बड़ा अवसर है और यह जिम्मेदारी भी है। मैं देश के लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी नागरिकों के मन में विश्वास सुनिश्चित करूंगा। अब इसके बाद हम आते हैं इनका सफरनामा कैसे रहा, इनका सफर कैसे रहा। इनके पिता जो हमारे देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो बहुत लंबे समय तक या फिर कहो कि सबसे अधिक समय तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इनकी शिक्षा जो है दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र से BA ऑनर्स किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB किया और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इनके जो पिता थे वो हमारे देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम YV चंद्रचूड़ था। तो इनके जो पिता थे, पिता YV
चंद्र वाई बी चंद्रचूड़। वाई बी चंद्रचूड़ 16वें न्यायाधीश थे। 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनके पिता 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल था वो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक था। इनका जो कार्यकाल था वो 22 फरवरी 1978 से 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985। 11 जुलाई 1985। तो इनके पिता भी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनका जो कार्यकाल था ये अब तक सबसे लंबे समय तक, सबसे अधिक समय तक इनका कार्यकाल है। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। अब इनकी हम आते हैं, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई। इनकी जो शिक्षा है वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अर्थशास्त्र से बीए ऑनर्स किया। अर्थशास्त्र से बीए ऑनर्स किया। फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलएम और इसके बाद न्यायिक विज्ञान में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इनकी जो शिक्षा है वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी, उसके बाद हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल से इन्होंने एलएलएम और वहीं से ही न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद इनका जो सफ़र था वो सफ़र शुरू होता है जून 1998 से। जून 1998 में बम्बई हाई कोर्ट जो है उसके वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए गए और इसी वर्ष ये भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। फिर 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2019 तक बम्बई हाई कोर्ट के जज रहे। तो इनका जो सफ़र है उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इनकी शिक्षा थी और इनका सफ़र देखते हैं। इनका जो सफ़र है वो शुरू होता है जून 1998 से। जून 1998 में ये वरिष्ठ अधिवक्ता चुने गए। वरिष्ठ अधिवक्ता चुने गए। जून 1998 में ये बम्बई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चुने गए और उसी साल में ये चुने गए सॉलिसिटर जनरल चुने गए। ठीक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए। फिर उसके बाद
29 मार्च 2000 से 29 मार्च 2000 से 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2019 तक बम्बई उच्च न्यायालय के ये जज रहे। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से 22 मई 2016 तक, 22 मई 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर उसके बाद 13 मई 2016 को ये उच्चतम न्यायालय के जज चुने गए, उच्चतम न्यायालय के जज बने। 13 मई, ये 12 मई है। 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के जज हुए। उच्चतम न्यायालय के जज बने। ठीक, तो इनका जो सफर शुरू होता है वो एक अधिवक्ता से शुरू होता है। जून 1998 को इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता घोषित किया गया, वरिष्ठ अधिवक्ता में चुना गया। कहां पर? बम्बई हाई कोर्ट में, बम्बई उच्च न्यायालय में। बम्बई उच्च न्यायालय में इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता चुना गया और इसी साल 1998 में ही इन्हें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुना गया। फिर इसके बाद 29 मार्च 2000 से 31 अगस्त 2019 तक ये बम्बई उच्च न्यायालय के ये जज रहे, बम्बई उच्च न्यायालय के जज रहे। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक, 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर इसके बाद 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के जज बने। तो अब हम आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इनका कार्य क्या क्या है। तो इन्होंने जो पहला कार्य किया, इनके जो कार्य थे, धारा 377 को खत्म करने में इन्होंने भूमिका निभाई। दूसरा जो कार्य था, महिलाओं की यौन शुद्धता का समर्थन किया। दूसरा, निजता को संवैधानिक अधिकार बताया। चौथा, 2016 के आधार एक्ट को इन्होंने संविधान के साथ फ्रॉड बताया। और अयोध्या भूमि विवाद, जो अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विवाद था, उस विवाद पर इन्होंने जो पीठ इस विवाद पर फैसला दी थी, उस पीठ का ये हिस्सा रहे। और उस पीठ में जो लोग शामिल थे, उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, रंजन गोगोई और जस्टिस एस ए बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नाजिर, ये 5 लोगों की पीठ थी जिसमें ये एक थे।
और ये जो अयोध्या भूमि विवाद का जो फैसला आया था ये 9 नवंबर 2019 को आया था। ठीक, इनके और कुछ कार्य हैं, वो है केरल का जो सबरीमाला केस था उसमें इन्होंने अपना फैसला दिया था। सबरीमाला केस में इन्होंने बताया कि ये जो चला आ रहा है ये प्रतिसत्तात्मक सोच को दिखाता है। ठीक, तो केरल की सबरीमाला मंदिर में माहवारी की उम्र वाली महिलाओं के प्रवेश पर जो रोक लगी थी उसको इन्होंने गलत बताया। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर में माहवारी उम्र की महिलाओं की रोक को गलत बताया। और उन्होंने कहा कि ये जो माहवारी उम्र की महिलाओं पर रोक लगाई गई है ये प्रतिसत्तात्मक सोच को दिखाता है। और इन्होंने आईपीसी के सेक्शन 497 को भी निरस्त किया। आईपीसी के सेक्शन 497 को निरस्त किया। आईपीसी के सेक्शन 497 को निरस्त किया और निरस्त करने पर इन्होंने इनके पिता के ही द्वारा दिया गए फैसले को इन्होंने पलट दिया। और इनके पिता जो थे उन्होंने इसके बारे में पहले एक फैसला दिया था। वो यह फैसला था कि इनके पिता ने माना कि आमतौर पर यह माना जाता है कि संबंध बनाने के लिए जो फुसलाते हैं वो पुरुष ही होते हैं। किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने के लिए फुसलाने का काम जो है वो पुरुष का होता है, महिला का नहीं। इसलिए 497 के तहत व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुष को ही दोषी माना जाना चाहिए। ये इनके पिता का फैसला था, लेकिन इन्होंने अपने पिता के ही फैसले को पलटा और कहा कि व्यभिचार पर कानून शादी की उस सोच को स्थापित करता है जिससे एक पार्टनर अपनी यौन स्वतंत्रता का समर्पण करती है। सेक्शन 497 संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ये संविधान में दी गई आज़ादी की गरिमा और बराबरी की गारंटी। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।